हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यू के इस सेशन में भी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा एमसीक्यू का सेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, पूरा एक सीरीज ही स्टार्ट हुआ है जहां पे हमने दो अलग अलग वीडियोस के माध्यम से 50-50 यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, वो भी एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। तो अगर आपने उस सेशन को मिस किया है तो आप प्लीज जाकर उस सेशन को देखिए ताकि आपका कंसेप्ट में ऑल क्लैरिटी मिल जाए, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाने की आदत पड़ जाए। तो उसी के साथ हम आज स्टार्ट करेंगे उसके जस्ट आगे, यानी कि आज का जो हमारा सेशन होगा ना, वो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर ही होगा। वही कॉम्बिनेशन बेसिक जनरेशन हिस्ट्री मेमोरी इनपुट आउटपुट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, जो कि आज का पार्ट थर्ड होगा। लेकिन आज जो क्वेश्चंस की संख्या होगी वो 25 ही होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 50 में थोड़ा बर्डन ज्यादा हो जा रहा है और वीडियो का लेंथ भी काफी लंबा हो जाता है, तो हो सकता है कि आपको देखने में परेशानी हो। इसलिए हम 25 का ही सेट रखेंगे ताकि आपको भी सहूलियत हो देखने में और दिक्कत परेशानी नहीं हो। तो इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, प्लस बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर अपडेट आपको पहले मिले। और शेयर करने से क्या होगा कि जो भी लोग आपके दोस्त हैं रिश्तेदार हैं इसकी तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस का, उनकी तैयारी में और थोड़ा सा बढ़ोतरी हो और अच्छे तरह से तैयारी करें वो, जो कि पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसा कि आपको पता ही है, थ्योरी हमारा चलता ही है और ये एमसीक्यू है। तो थ्योरी को भी स्टॉप इसलिए किए हुए हैं क्योंकि काफी थ्योरी हम पढ़ा चुके हैं, अभी एमसीक्यू चलेगा, फिर एमसीक्यू कंप्लीट होगा, फिर थ्योरी हम स्टार्ट करेंगे। अब क्या करेंगे इसके बाद ना, कि एक चैप्टर एमसीक्यू ऐसा रखेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो इसी तरीके से मूव करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन पे। जैसा कि पता है कि ये सेशन किसके लिए है, बीपीएससी 10+2 सेवेंथ फेज कंप्यूटर साइंस के लिए, तो आपको अच्छे से पता ही होगा। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने ये है कि एसेसरीज कनेक्ट द सिस्टम यूनिट विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। कहने का मतलब है कि जो एसेसरीज जो होते हैं, जो यूनिट सिस्टम यूनिट को कनेक्ट करते हैं, वो किसके साथ। और आपके ऑप्शंस हैं ए पोर्ट, बी रिंग, सी बस या डी जिप। बताइए। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन, हम बार बार कहते हैं कि हम जो भी क्वेश्चन लाते हैं वो कंसेप्चुअल होता है और इससे आपके माइंड का अच्छा एक्सरसाइज हो जाएगा। क्योंकि छोटा मोटा लेवल के क्वेश्चन करने से क्या फायदा है, 3-4 क्लास का क्वेश्चन करके आप खुश हो जाएंगे आपसे अगर बन गया तो, लेकिन उस लेवल का क्वेश्चन करने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि एग्जाम में अच्छे लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं। और आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व करें इसके पहले आप माइंड मेकअप कर लें कि आप टीचर का एग्जाम दे रहे हैं, आप स्टूडेंट नहीं, आप टीचर बनने वाले हैं, आपको किसी को पढ़ाना है। तो अगर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं रहेगा, हाई लेवल क्वेश्चंस का आदत नहीं रहेगा, तो फिर आप अपने से जूनियर को कैसे पढ़ाएंगे। इसलिए आप थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चन की आदत डालिए। तो पहला क्वेश्चन वही कह रहा है कि एसेसरीज कनेक्ट द सिस्टम यूनिट, एसेसरीज जो है सो सिस्टम यूनिट को कनेक्ट करता है किसके साथ, पोर्ट के साथ, रिंग के साथ, बस के साथ या जिप के साथ। तो इसका जो करेक्ट एंड राइट आंसर है वो होगा पोर्ट। ये पोर्ट के साथ कनेक्ट करता है। जैसा देखते हैं ना कि अलग अलग आपके पास पोर्ट है, पोर्ट में आप कुछ लगा दिए, आप चाहे पेन ड्राइव लगा दीजिए, मेमोरी कार्ड लगा दिए, हार्ड डिस्क लगा दिए, तो किस में लगाते हैं आप, पोर्ट में लगाते हैं। वही है ना। रिंग क्या है, रिंग एक टोपोलॉजी का पार्ट है, वो टोपोलॉजी में पढ़ेंगे। बस तो पता ही, बाई डायरेक्शनल यूनिवर्सल स्विच, ये पता ही आपको। और जिप, जिप किसके लिए होता है, कंप्रेसर के लिए होता है। जो फाइल कंप्रेस होता है वो किसमें होता है, फॉर्मेट में, जिप में, ZIP। आई होप कि ये क्वेश्चंस और ऑप्शंस आपको क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्लियर है? अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाई इज द कैप्स लॉक रेफर्ड टू एज टॉगल की, यानी कि कैप्स लॉक को टॉगल की क्यों कहा जा रहा है। पहला ऑप्शन कहता है कि बिकॉज इट्स फंक्शन गोज बैक एंड फोर्थ एवरी टाइम इट इज प्रेस्ड, यानी कि आपका जो फंक्शनैलिटी है कैप्स लॉक का वो आगे पीछे हो रहा है हर बार जब प्रेस इसको किया जा रहा है। ये ऑप्शन वन है। ऑप्शन दूसरा है कि बिकॉज इट कांट बी यूज्ड फॉर एंट्री नंबर, दूसरा ऑप्शन कहता है कि इसका यूज जो है वो नंबर को एंटर करने के लिए नहीं किया जाता है। तीसरा ऑप्शन कहता है बिकॉज इट कांट बी यूज टू डिलीट, इसको डिलीट करने के लिए यूज नहीं किया जाता है। या डी, इट कांट बी यूज टू इंसर्ट, क्या इसको इंसर्ट करने के लिए यूज नहीं किया जाता है। तो आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कैप्स लॉक रेफर टू एज टॉगल की क्यों है, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
करेक्ट आंसर हो जाएगा बिकॉज इट्स फंक्शन गोस बैक एंड फोर्थ एवरी टाइम इट इज प्रेस्ड। अब जैसे आप एक बार कैप्स लॉक को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, पहला बार जब प्रेस करेंगे तो कैपिटल लेटर में सब लिखाने लगेगा, फिर अगला बार प्रेस करेंगे तो सब स्मॉल में लिखाने लगेगा, फिर अगला बार प्रेस करेंगे कैपिटल में लिखाएगा, ऑन रहेगा तो कैपिटल में लिखाएगा सिंपली, और ऑफ रहेगा तो स्मॉल में लिखाएगा, यानी कि बैक एंड फोर्थ आगे पीछे हो रहा है हर बार। क्लियर है पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रिंटेड इंफॉर्मेशन कॉल्ड डैश exists physically and is a more permanent form of output than the presented on a display device। देखिए इसका लैंग्वेज थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नहीं है। और हम आपको बता दें कि इससे सिमिलर क्वेश्चन, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमने पिछले सेशन में लाया था। तो अगर आपने पिछला सेशन अच्छे से देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन आपको टफ लगने वाला है। क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि वैसे प्रिंटेड इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करता है, यानी कि भौतिक रूप से एग्जिस्ट करता है, और वो आउटपुट का ज्यादा अस्थायी रूप है, यानी कि आउटपुट का वो अस्थायी रूप बोले जो कि डिस्प्ले डिवाइस पे प्रेजेंट किया जाता है, उससे ज्यादा अस्थायी है। जो भी आपको डिस्प्ले पे दिखता है उससे ज्यादा परमानेंट फॉर्म का आउटपुट है ये, और प्रिंटेड इंफॉर्मेशन है। अब तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन है आपका सॉरी आपका ऑप्शन है कार्बन कॉपी, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी या डेस्क कॉपी, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्ड कॉपी। ठीक है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, हार्ड कॉपी। क्यों, क्योंकि हार्ड कॉपी क्या होता है, प्रिंटेड इंफॉर्मेशन होता है, आपका हाथ में इसका प्रिंट होता है हार्ड कॉपी का। सॉफ्ट कॉपी का तो नहीं होता ना, सॉफ्ट कॉपी का क्या होता है कि वो डिस्प्ले पे दिखा जाता है, मतलब सिर्फ और सिर्फ आप उसको स्क्रीन पे देखते हैं। अगर आप कंप्यूटर देख रहे हैं तो, मोबाइल देख रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके मेमोरी में सेव होता है सॉफ्ट कॉपी, दैट्स ऑल। और जो हार्ड कॉपी होता है वो फिजिकली आपके पास होता है, प्रिंटेड इंफॉर्मेशन उस पर होती है, और वो ज्यादा आउटपुट का परमानेंट फॉर्म है। ठीक है, क्लियरिटी मिल गई आपको। नेक्स्ट ये क्वेश्चन रिलेट करता है SRAM से, यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी से। और क्वेश्चन कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SRAM, यानी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सो SRAM का कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा है। और आपके ऑप्शंस है ए बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर, बी लेस कंजम्पशन ऑफ पावर, सी मोर क्लियर एंड मोर कंजम्पशन ऑफ पावर, या डी चीप बट स्लो। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन इजी है, अगर आपको SRAM के बारे में पता होगा, आपने अगर पढ़ा होगा SRAM के बारे में, तो यह क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे। बताइए आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मोर क्लियर एंड मोर कंजम्पशन ऑफ पावर, यानी कि इसमें जो है सो पावर कंज्यूम ज्यादा होता है डी रैम के मुकाबले। अगर आपको दोनों का फीचर्स पता होगा तो डी रैम के मुकाबले एस रैम में पावर कंजम्पशन ज्यादा है और क्लैरिटी भी ज्यादा है इसमें। बाकी ऑप्शन सब तो सही नहीं है इसके लिए, कंज्यूम तो कम पावर कंज्यूम नहीं करता है, ये तो ऐसा ही गलत हो गया। चीप बट स्लो नहीं, ये चीप और स्लो नहीं होता है। बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर, नहीं, कॉम्बिनेशन इसमें नहीं होता है। पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट 1 GB इक्वल टू, यानी कि 1 GB कितने के बराबर होता है, सिंपली आपको ये बताना है। और ऑप्शन है आपके 1024 बाइट्स, 1024 मेगाबाइट्स, मिलियन मेगाबाइट, या फिर 1000 किलोबाइट्स। बताइए। अगर आप इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो ये क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। इसके लिए तो ज्यादा टाइम देना सही नहीं है। देखिए जब भी मेमोरी कन्वर्जन की बात आती है, जब भी मेमोरी कन्वर्जन की बात आती है, आप सिंपली टर्म याद करेंगे 1024 बिट और निबल को छोड़ के। बिट निबल को छोड़ के अगर बाइट में टर्म आ रहा है तो आप सिंपली 1024 नंबर को याद करेंगे। तो इसमें मिलियन और थाउजेंड है,
यानी कि 1000 नहीं और मिलियन नहीं, तो सी और डी ऑप्शन तो ऐसे ही हट गया। अब आता है गीगाबाइट, ठीक है, तो गीगाबाइट में क्या हो जाएगा, 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट, यही होगा ना। उसके नीचे क्या है, किलोबाइट है, उसके नीचे क्या है, बाइट है। सिस्टम तो यही है कन्वर्जन का, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1024 MB, यानी बोले तो मेगाबाइट। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट, स्टोरेज दैट रिटेन्स इट्स डेटा आफ्टर द पावर इज टर्न्ड ऑफ इज रेफर्ड टू एज। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको वैसा स्टोरेज के बारे में बताना है जो कि पावर ऑफ के बावजूद भी डेटा को रिटेन कर लेता है, यानी कि डेटा को रिट्रीव कर सकता है। तो इसका ऑप्शन है ए डायरेक्ट स्टोरेज, दूसरा है सिक्वेंशियल स्टोरेज, तीसरा है वोलाटाइल स्टोरेज, और चौथा है नॉन वोलाटाइल स्टोरेज। काफी इजी क्वेश्चन है, बताइए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, नॉन वोलाटाइल, यही होगा ना। नॉन वोलाटाइल में क्या होता है कि पावर ऑफ के बाद भी डेटा रिटेन होता है, और वोलाटाइल के केस में पावर ऑफ के बाद डेटा लॉस हो जाता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। अब ये सिक्वेंशियल और डायरेक्ट के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, ये थोड़ा ज्यादा अलग का चीज है। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि हम आपको उतना ही बताते हैं जितना आपको जरूरत है, क्योंकि लिमिट ज्यादा पढ़ने से कोई फायदा है नहीं। आपको विद्वान बनना नहीं है, पीएचडी करना नहीं है, सिंपली आपको एग्जाम निकालना है और अच्छे मार्क्स से निकालना है। तो बस ये सब फॉलो करते रहिए, अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते रहिए। हम बार बार कहते हैं इजी, मीडियम और डिफिकल्ट, तीनों लेवल के क्वेश्चन डाले रहते हैं। जब हम 25 कराए हैं क्वेश्चन, तो चाहे 50 करवाए थे, तो सब में। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्टोरेज एंड मेमोरी डिफर विथ रेस्पेक्ट टू व्हिच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है और आपको बताना है कि स्टोरेज और मेमोरी किस बेसिस पे डिफर करता है, यानी कि किस बेसिस पे अलग अलग हैं। और ऑप्शन है स्पीड पे, बी प्राइस, सी रिलायबिलिटी, या डी है ऑल ऑफ दीज। बताइए, ये भी आसान क्वेश्चन में ही आएगा। वैसे सारे क्वेश्चंस आपके लिए आसान हो जाएंगे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो हो सकता है कि 2 4 5 इजी रहता है, लेकिन वैसे सारे कंसेप्चुअल ही रहता है। इसलिए बोलते हैं कंसेप्ट क्लियर कीजिए, लेक्चर देखिए, फिर क्वेश्चन करिए, आसानी से हो जाएगा। तो जैसा कि पता है आपको, स्पीड पे भी होता है स्टोरेज और मेमोरी का डिफरेंस, प्राइस के मामले में भी होता है, और रिलायबिलिटी के मामले में होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। पॉइंट क्लियर है, क्योंकि स्पीड भी प्लस माइनस होता है, प्राइस भी उसका प्लस माइनस होता है, और भरोसेमंद तो है ही। तो तीनों ऑप्शन आपका करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कहता है कि टू टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सोर्स एंड ब्रिंग इट टू योर कंप्यूटर इज रेफर्ड टू एज। यानी कि आप किसी एक सोर्स से उसको इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं और उसको अपने कंप्यूटर पे ला रहे हैं, तो इस टर्म को क्या बोलेंगे। ए है डीलिंक, बी ट्रांसफर, सी डाउनलोड, या डी अपलोड। बताइए, क्या हो जाएगा आंसर। ये तो बस कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आपको कहीं से इंफॉर्मेशन लेना है, यानी कि कोई फाइल आपको लेना है एक सोर्स, या फिर आप कहीं से इंटरनेट से ले रहे हैं और आप उसको लोकल्स में सेव कर रहे हैं, यानी कि अपने कंप्यूटर में सेव कर रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, उस चीज को डाउनलोड कर रहे हैं। डाउनलोड के केस में क्या होता है, किसी सर्वर से लेकर अपने लोकल्स पे सेव कर लेना, यानी कि अपने कंप्यूटर पे सेव कर लेना। और अपलोड में क्या होता है, अपने कंप्यूटर से सर्वर तक पहुंचा देना, दैट्स अपलोड। ट्रांसफर क्या होता है, ये लोकल से लोकल में ही ट्रांसफर होता है, यानी कि आप कंप्यूटर में अपना पेन ड्राइव लगा दिए, आप चाहते हैं कि आपका जो लोकल्स में सेव कुछ फाइल्स है वो आपके पेन ड्राइव में जाए, तो उस केस में क्या होता है, डेटा का ट्रांसफर होता है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यानी व्हिच ऑफ द कंप्यूटर हैव रियली ब्रॉट द एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर्स टू होम एंड स्मॉल बिजनेसेस।
कहने का मतलब है सिंपली कि वैसा कंप्यूटर के बारे में बताइए जो घर और छोटे मोटे बिजनेसेस में यूज किए जाते हैं। सिंपली इस लाइन का यही मतलब है। और ऑप्शन से आपको मिनी, माइक्रो, मेनफ्रेम, सुपर। मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। बताइए क्या हो जाएगा आंसर इसका। सिंपल सी बात है, ये क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है। माइक्रो होता है ना। सुपर कंप्यूटर तो आप अपने घर में रखते नहीं है। मेन फ्रेम रखेंगे नहीं क्योंकि आपको तो कोई पीबी, वाईबी, जेडबी में स्टोरेज चाहिए नहीं। मिनी कंप्यूटर्स में क्या यूज होता है, सर्वर यूज होता है, तो आप अपने घर में तो सर्वर नहीं बैठाएंगे। अगर आप छोटे बिजनेस या घर में काम कर रहे हैं तो घर में तो सर्वर नहीं बैठाएंगे ना। बहुत बड़ा स्केल का अगर बिजनेस है, आप कोई इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, तब आपको सर्वर का जरूरत पड़ेगा। लेकिन यहाँ बात हो रही है होम्स एंड स्मॉल बिजनेस की, तो इस केस में क्या होगा, माइक्रो कंप्यूटर्स। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। और आई होप कि ये चारों के बारे में आपको क्लियर होगा। मैंने एकदम तोड़ तोड़ के पूरा पढ़ाया है, तो इसमें दिक्कत कोई नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया ऑन अ पेज। आपको एक ब्लैंक स्पेस के बारे में बताना है जो कि जो प्रिंटिंग एरिया होता है पेज का, उसके जस्ट बाहर में होता है। उसको क्या बोलते हैं, यानी कि जो पार्ट आपको प्रिंट कराना है उसके बाहर में वो एरिया होता है जो कि ब्लैंक होता है। क्वेश्चन क्लियर है। ऑप्शन है ए क्ले पार्ट, बी मार्जिन, सी हेडर, डी फुटर। बताइए। ये सब जो क्वेश्चन है मुझे नहीं लगता कि 10 सेकंड वाले क्वेश्चन हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मार्जिन। ये तो बात हम बता रहे हैं ऑफिस के टर्म में, यानी एमएस ऑफिस के टर्म में, लेकिन हम सिंपली बता रहे हैं कि अगर आप कोई कॉपी में लिखते हैं तो लेफ्ट साइड में आप देखते हैं, लेफ्ट से और ऊपर से मार्जिन छोड़े जाते हैं ना, जहां से आप लिखना स्टार्ट करते हैं, तो मार्जिन आप छोड़ते हैं, छोड़ते हैं कि नहीं। तो वही क्या होता है, वो जो ब्लैंक स्पेस होता है। तो ठीक अगर उसको ऑफिस के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो जहां से प्रिंटिंग यानी स्टार्ट होता है, यानी जहां से आप लिखना स्टार्ट करते हैं, उसके बाहर में आपको कुछ ब्लैंक स्पेस छोड़ना पड़ता है, जिसको क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। यही बात करते हैं जो पहला ऑप्शन है क्लिप आर्ट। तो क्लिप आर्ट क्या होता है, वहां पे कुछ शेप साइज वगैरह आप इंसर्ट कर सकते हैं, आपको जिस तरीके से शेप चाहिए, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, हेक्सागोनल, पेंटागोनल, एरो, बॉक्स, कुछ भी चाहिए तो आप वहां से इंसर्ट करेंगे। हेडर फुटर क्या है, आपको बताएगा कि कितना मार्जिन आपको छोड़ना है, हेडर और फुटर। क्लियर है पॉइंट। यानी कि वहां से आपका एडजस्टमेंट होता है कि कितना मार्जिन आपको छोड़ना है, कितना गैप देना है, उसका एडजस्टमेंट होता है कहां से आपको लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है। और जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं, जो ब्लैंक स्पेस है वो मार्जिन हो जाता है। पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़े। अगला है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन का इसमें से कौन सा एक एग्जांपल है, और आपको बताना है। ऑप्शन है ए लैंडस्केप, बी है सबस्क्रिप्ट, सी है सुपरस्क्रिप्ट, या डी है ए4। बताइए। क्या हो जाएगा इसका आंसर, लैंडस्केप। लैंडस्केप ही होगा ना, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, ये क्या होता है, पेज ओरिएंटेशन होता है। बाकी ये सब सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, ये तो स्क्रिप्ट का पार्ट है। और ए4 क्या होता है, पेज का साइज होता है। तो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट क्या होता है, पेज का ओरिएंटेशन। और यही अगर हम मोबाइल के टर्म थोड़ा सा अलग जा रहे हैं, तो अगर यही बात करते हैं मोबाइल के टर्म में, तो आपका होता है ना कि लैंडस्केप मोड और पोर्ट्रेट मोड होता है, जो क्या है, एक तरह से आउटलुक है, आपको बाहर से दिख रहा है। एक होता है हॉरिजॉन्टल फॉर्म और एक होता है वर्टिकल फॉर्म होता है। तो जो वर्टिकल फॉर्म होता है वो पोर्ट्रेट होता है, और जो हॉरिजॉन्टल होता है वो लैंडस्केप होता है। ये तो कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और इसके लिए यानी कि मोबाइल में जो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट मोड होता है, उसके लिए कौन सा सेंसर रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए कौन सा सेंसर रिस्पॉन्सिबल है, तो वो कौन सा है, एक्सेलेरोमीटर। वो जो सेंसर जो मोबाइल के ओरिएंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है एक्सेलेरोमीटर। अगर आपके फोन का एक्सेलेरोमीटर सेंसर सही से काम कर रहा है तो आपका फोन सही से लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का ओरिएंटेशन परफॉर्म करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। आई होप कि पूरा बात आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम थोड़ा और ज्यादा डीप में घुस के समझा दिए हैं आपको।
ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कहना है आपको कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू जस्टिफिकेशन अलाइन द टेक्स्ट ऑन बोथ साइड्स लेफ्ट एंड राइट ऑफ द मार्जिन। आपको सिंपली क्या करना है कि इसमें मार्जिन के बारे में बताना है जो कि दोनों तरफ से उसका अलाइनमेंट बराबर है, यानी कि लेफ्ट से भी और राइट से भी। अलाइनमेंट क्या है ये आपको हम ऑलरेडी अच्छे से समझा चुके हैं क्लास में, इसलिए हम इस तरीके से क्वेश्चन भी डाल रहे हैं। बताइए, ए बैलेंस्ड, बी राइट, सी जस्टिफाई और डी, और सॉरी एक ही ऑप्शन दो बार रिपीट हो गया। चलिए तीन में बताइए, बैलेंस्ड, राइट और जस्टिफाई। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये आंसर पता चल गया होगा, क्या है, जस्टिफाई। इसके केस में क्या होता है कि जो लेफ्ट और राइट दोनों तरह का जो दोनों तरफ का जो टेक्स्ट होता है वो आपस में एकदम, क्या बोल रहे हैं उसको, बैलेंस्ड रहता है। यानी कि जितना लाइन बराबर होगा, जैसे आपको हम यहाँ पे करके दिखा देते हैं कि कैसे वो होता है। यहाँ पे हो नहीं पा रहा है। जैसे अगर आप मार्जिन को देखते हैं तो, सॉरी, मार्जिन को ही, मतलब अगर लेफ्ट मार्जिन की बात करें तो लेफ्ट साइड से पूरा बराबर रहेगा। यानी कि मान लीजिए कि यहां से, तो लेफ्ट साइड से ये पूरा लाइन बराबर दिखेगा। राइट में भले ही कुछ उल्टा सीधा हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। जैसे ये देखा जाए अगर ये चारों ऑप्शन, तो ये क्या है, ये लेफ्ट अलाइंड है। ये क्या है, लेफ्ट अलाइंड है। वही अगर राइट साइड से रहता तो यहाँ वाला पूरा पार्ट अलाइंड रहता, यानी कि एक लाइन में रहता और इधर वाला से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जस्टिफाई के केस में क्या है कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से अलाइंड रहता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट, which button reduces the window to an icon but word still remains active। या वर्ड मतलब एमएस वर्ड की बात हो रही है। यानी कि आपको ऐसे बटन के बारे में बताना है जिसको प्रेस करने के बाद वर्ड जो है वो एक्टिव रहता है अपने बैकग्राउंड में। ठीक है, ए क्लोज, बी रिस्टोर, सी मैक्सिमाइज, डी मिनिमाइज। बताइए, सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मिनिमाइज। अगर आप वर्ड हो चाहे पावर पॉइंट हो कुछ भी हो, यहाँ तो वर्ड की बात हो रही है, लेकिन वर्ड या पावर पॉइंट कुछ भी हो, अगर आप मिनिमाइज प्रेस करते हैं तो क्या होता है, वो तो वहां से हट जाता है। सामने से जो स्क्रीन में है वो ऑनगोइंग तो वो स्क्रीन से हट जाएगा, लेकिन वो बैकग्राउंड में एक्टिव रहता है। क्लोज के केस में क्या है कि अगर आप क्लोज कर देंगे तो वो बैकग्राउंड से भी हट जाएगा। रिस्टोर में क्या होता है कि वो अपने ओरिजिनल साइज में आ जाएगा। और मैक्सिमाइज मतलब अगर रिस्टोर्ड ऑलरेडी हो चुका है फिर वहां पे क्लिक करेंगे तो वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, यानी कि फुल स्क्रीन मोड में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट, इसमें आपको बताना है कि व्हिच टर्म इज नॉट रिलेटेड विथ फॉन्ट। फॉन्ट से कौन सा टर्म संबंधित नहीं है। फॉन्ट ग्रामर, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस। बताइए। आई होप कि फॉन्ट कलर आपने सुना होगा, फॉन्ट साइज सुना होगा, फॉन्ट फेस सुना होगा, लेकिन फॉन्ट ग्रामर कभी सुने हैं? फॉन्ट ग्रामर कभी सुने हैं? नहीं सुने होंगे, क्योंकि फॉन्ट ग्रामर होता ही नहीं है। फॉन्ट ग्रामर कुछ होता ही नहीं है। फॉन्ट कलर में आप अपना फॉन्ट का कलर एडजस्ट करते हैं, साइज में साइज एडजस्ट करते हैं, और फेस में थोड़ा सा फेसिंग का एडजस्टमेंट होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। आगे बढ़े। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कहता है कि द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डेटा फ्रॉम अ मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड। मेमोरी लोकेशन से जो डेटा कॉपी होता है उसके प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है आपके रीडिंग, राइटिंग, हैंड शेकिंग या कंट्रोलिंग। बताइए, यहाँ डेटा को कॉपी करने की बात हो रही है।
तो डेटा कॉपिंग के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रीडिंग। आप सुनते हैं ना कि रीड स्पीड, राइट स्पीड। तो रीडिंग के केस में क्या होता है? कॉपिंग होता है। और राइटिंग के केस में क्या होता है? मॉडिफिकेशन, यानी बोले तो अल्टरेशन होता है। ठीक है, सुनते हैं ना कि हाँ मेरे मेमोरी का रीड स्पीड इतना है, राइट स्पीड इतना है। तो रीड कहने क्या मतलब है कि कितना स्पीड से वो डेटा को कॉपी कर पा रहा है, और राइटिंग में कितना स्पीड से वो डेटा को अल्टरेशन कर पा रहा है, यही होता है। हैंड शेकिंग नहीं होता है इसमें। कंट्रोलिंग यानी कि कंट्रोल करने की बात हो रही है, यानी कि कंट्रोल का जो प्रोसेस है वो कंट्रोलिंग होता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट, MS DOS supports file names up to how many characters in length? ये अच्छा क्वेश्चन है और ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, ट्राई करिए इसको सॉल्व करने का। कह रहा है कि MS DOS जो है वो फाइल नेम कितने कैरेक्टर तक का सपोर्ट करता है? ऑप्शन से 2, 5, 7, 8, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8। ये 8 फाइल तक और 8 कैरेक्टर तक सॉरी सपोर्ट करता है। ये MS DOS जो फाइल नेम है वो 8 कैरेक्टर तक सपोर्ट करता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अब ये सब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन स्पीड इन आरपीएम? आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट एट विच द हार्ड डिस्क यूजुअली रोटेट, यानी कि आपको कॉमन स्पीड बताना है जिस केस में हार्ड डिस्क जो है सो उसी स्पीड से रोटेट करता है। यानी कि कॉमन स्पीड क्या है? यानी कि हो सकता है कोई कोई हार्ड डिस्क का एक स्पेसिफिक स्पीड होगा बहुत ज्यादा, लेकिन आपको यहाँ पे मोस्ट कॉमन स्पीड बताना है जो कि चल रहा है नॉर्मली। तो आपके ऑप्शन है A 1600, B 2400, C 3600, D 4700। कितना आरपीएम से चलता है नॉर्मल लेवल पे कोई भी हार्ड डिस्क? बताइए। ये कितना स्पीड से चलता है? 3600 रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी बोले तो 3600 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, which Excel feature enables predefined layout to selected tables in worksheet? आपको बताना है कि वो कौन सा एक्सेल का फीचर है जो कि प्री डिफाइंड लेआउट सिलेक्टेड टेबल्स के लिए इनेबल करता है, इनेबल्स किसी भी वर्कशीट में। ऑप्शन है ऑटोग्राफ, ऑटो फॉर्मेट, हेडर एंड फुटर, स्पेलिंग एंड ग्रामर। बताइए। थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर आप लगा देंगे तो ये आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ नहीं है ये क्वेश्चन में, बस देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, भारी भरकम पढ़ने में लग रहा है, सुनने में लग रहा है, क्वेश्चन में है कुछ नहीं। इसलिए हम जब आपको वर्ड पढ़ा रहे थे या फिर एक्सेल पढ़ा रहे थे या फिर पावर पॉइंट ऑन अ होल MS ऑफिस, उस समय हम आपको कहते थे बार बार टर्म पकड़िए। टर्म अगर आप पकड़ लेंगे तो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है। अब देखिए इसमें होता क्या है, आपका ऑप्शन है क्या है? ऑटोग्राफ। ऑटोग्राफ होता है क्या एक्सेल में? कहीं सुने आप ऑटोग्राफ ऑप्शन में एक्सेल में होता है? सेलिब्रिटी वाला ऑटोग्राफ की बात हो रही है, तो ये नहीं होता है। ऑटोग्राफ मतलब क्या? सिग्नेचर। तो सिग्नेचर थोड़े होता है। अब बात आते हैं ऑटो फॉर्मेट के। तो फॉर्मेट मतलब क्या होता है? फॉर्मेटिंग करना, उससे कुछ मॉडिफिकेशन करना, उसके टेक्स्ट में हो गया, लेआउट में हो गया, कुछ मॉडिफिकेशन की बात हो रही है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेआउट कुछ सिलेक्टेड टेबल्स में इनेबल करने की बात हो रही है, यानी कि वहां पे कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन अल्टरेशन की ही बात हो रही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑटो फॉर्मेट। इसलिए बोलते हैं टर्म अगर आपको पकड़ने आ गया तो क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा। हेडर फुटर में क्या होता है? आपको मार्जिन का एडजस्टमेंट करना पड़ता है कि कहां से आपका सीट में लिखाना शुरू होगा, वो करना पड़ता है। स्पेलिंग एंड ग्रामर में क्या है? स्पेलिंग और ग्रामर चेक होगा, अगर गलत है तो फिर वहां पर रेड लाइन आ जाएगा, सही है तो फिर हट जाएगा वो, यही करता है ना। तो ऑप्शन सब भी उतना टफ नहीं होते हैं। आप यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे रहे हैं जो आपको ऑप्शन भी समझ में आना बंद हो जाएगा। आप इसके ऑप्शंस को आसानी से पकड़ सकते हैं, बस आप सीख लीजिए कि कैसे कैसे टर्म को पकड़ना है, ऑप्शन तो ऐसे ही पकड़ा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यूज द डैश टू ज्वाइन और concatenate one or more
टेक्स्ट स्ट्रिंग टू प्रोड्यूस अ सिंगल पीस ऑफ टेक्स्ट। देखिए एक टर्म आपको खतरनाक लग रहा हो, कॉनकैटिनेट, मतलब होता है जोड़ना, ऐड करना। अब आप समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। आपको ज्वाइन करना है क्या क्या, एक या एक से ज्यादा टेक्स्ट स्ट्रिंग को, और उसको बना देना है सिंगल पीस ऑफ टेक्स्ट, यही करना है ना। तो उसके लिए क्या किया जाता है बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, एम्परसैंड, कॉमा, कॉलन, स्पेस। हम चाहते तो इसका सिंबल भी शायद ब्रैकेट में कर देते, लेकिन अगर सिंबल कर देते तो आप आसानी से पकड़ लेते, इसलिए हम ब्रैकेट में सिंबल नहीं डाले हैं इसका। बताइए, यहाँ पे सिंपली एडिशन की बात हो रही है, यानी कि एक या एक से अधिक स्ट्रिंग को जोड़ना है और उसको सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना है, या फिर बोले तो सिंगल पीस ऑफ टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एम्परसेंड, यही होगा ना। एम्परसेंड मतलब क्या, एंड का जो साइन होता है ना वो एम्परसेंड का साइन होता है। ये एम्परसेंड जो है सो एक तरह से कोडिंग की भाषा है। अगर आप सी सी प्लस प्लस वगैरह देखेंगे तो उसमें क्या होता है, एम्परसेंड एंड लगा रहेगा, डबल एंड लगता है, उसको पढ़ते हैं एम्परसेंड। और अगर आप इंग्लिश में भी बात करें तो एंड क्या करता है, एंड जो शब्द है वो दो सेंटेंस को जोड़ता है कि नहीं। ये तो चलिए कंप्यूटर की बात हम कर रहे हैं, हम इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में आपको समझाते हैं, आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर एंड लिखा हुआ है या फिर एंड का कहीं सिंबल दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है कि दो अलग अलग सेंटेंस आपस में जुड़ रहे हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन और मोर टेक्स्ट स्ट्रिंग टू प्रोड्यूस सिंगल पीस ऑफ टेक्स्ट। तो यहां भी जोड़ने की बात हो रही है, और एंड क्या करता है, जोड़ता है। कॉमा क्या करता है, सेपरेट करता है ना। कॉलन कॉलन का सिंबल तो आप जानते ही हैं, कॉलन भी सेपरेशन का ही काम करेगा, और स्पेस बार तो पता ही है। तो इसका करेक्ट और राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम्परसैंड, और इसका सिंबल एंड वाला होता है। क्लियर है पॉइंट, आगे बढ़े। अगला कहता है कि व्हिच फंक्शंस डिस्प्लेज रो डेटा इन अ कॉलम और कॉलम डेटा इन अ रो। बताइए, आपको ऐसा फंक्शन के बारे में बताना है जो कि कॉलम में रो दिखाता है और रो में कॉलम दिखाता है। बताइए। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, लेकिन फिर वही बात है, ऑप्शन पकड़ने आ जाएगा, यानी कि आप टर्म पकड़ना सीख जाइए, ठीक है। बाकी कोई परेशानी नहीं होगी, मेरा वादा है, गारंटी, ठीक है। बताइए। तो इसका देखिए ऑप्शन से देखिए, यहाँ पे पहला ऑप्शन है रो। क्या रो हो सकता है, यहाँ पे कॉलम में रो की बात हो रही है, रो में कॉलम की बात हो रही है, तो रो तो किसी भी एंगल से नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन कट गया। तीसरा है आपका हाइपर लिंक, तो यहाँ कहीं ना कहीं लिंक क्रिएशन की बात हो रही है, लिंक पे लिंक क्रिएट की बात हो रही है, तो यहाँ पे कहीं लिंक का जिक्र है क्वेश्चन में, नहीं है, तो हाइपर लिंक नहीं होगा। इंडेक्स में किसका यूज करते हैं, इंडेक्स में क्या नंबरिंग करते हैं कि नंबर 1 पे ये आएगा, नंबर 2 पे आएगा, तो इंडेक्सिंग करते हैं, तो वो हो गया आपका इंडेक्स, ऐसा कहीं क्वेश्चन में है नहीं। तो होता क्या है, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज में क्या होता है, मैट्रिक्स, जो रो और कॉलम का जो मैट्रिक्स है उसको क्या होता है, वो ट्रांसपोज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज फंक्शनलिटी जो है वो क्या डिस्प्ले करता है, कॉलम में रो डेटा को और रो में कॉलम डेटा को, ठीक है। ऑप्शन से एलिमिनेट हो गया आपका आधा से ज्यादा, क्या 70-80% काम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है पॉइंट, आगे बढ़े। बताना है कि व्हिच साइन इज यूज्ड टू क्रिएट एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस की बात हो रही है जिसमें आपको एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को क्रिएट करना है, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा साइन को यूज किया जाता है। यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, जैसे डॉलर, एट द रेट, एंड, जो एम्परसेंट जिसको बोलते हैं एंड, और लास्ट में परसेंटेज। बताइए किसका यूज करते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के लिए। तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को अगर क्रिएट करना है तो उसके लिए डॉलर साइन का यूज करते हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे, उसके लिए डॉलर साइन का यूज करते हैं। और ये क्वेश्चन एक्सेल का ही है तो आपको पता चल ही गया होगा, अगर फिर भी पता नहीं चल रहा तो फिर बहुत दिक्कत है। आगे, यू कैन अनडू एंड रीडू अप टू डैश एक्शन इन एम एस ऑफिस एक्सेल, यानी एक्सेल की बात हो रही है, इवन आफ्टर वर्कशीट इज सेव। अगर आपका वर्कशीट सेव हो भी गया है तो अंडो रीडो आप कितना बार कर सकते हैं। अंडो रीडो को पता है शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस जेड से क्या होता है, अंडू होता है, और कंट्रोल वाई से रीडू होता है। ये हम अच्छे से आपको क्लास में बता चुके हैं। अब आपको बताना है, थोड़ा सा अपग्रेडेड क्वेश्चन है, हाई लेवल क्वेश्चन है, कि कितने बार आप कर सकते हैं वर्कशीट सेव होने के बाद भी अंडो रीडो। बताइए।
इसमें कोई ऑप्शन एलिमिनेट क्या ही करेगा, इसमें कोई बस आइडिया अगर आपको है, यानी कि आंसर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो इसमें आप एलिमिनेट नहीं करवाएंगे। हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं तो एक्सेप्शनल केस आएगा ही ना, हर जगह थोड़े है कि सब कुछ बराबर हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो एक्सेप्शनल केस आएगा ही। तब इसमें आप एलिमिनेट करने बैठेंगे तो क्या ही एलिमिनेट करेंगे, सही भी एलिमिनेट हो जाएगा, पता चलेगा कि सही आंसर भी आप एलिमिनेट कर दिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 50। अब 50 बार अंडू रीडो कर सकते हैं, ये आप कहीं लिख लीजिए या फिर ध्यान में रखिए, या फिर स्क्रीनशॉट कुछ भी है आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 50 बार आप अंडू रीडो कर सकते हैं एक्सेल में, सीट सेव होने के बाद भी, ठीक है। नेक्स्ट, हु प्रोपोज्ड द स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट, तो स्टोर्ड प्रोग्राम का कंसेप्ट को किसने दिया था? ऑप्शन है बिल गेट्स, जॉन वॉन न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज और टीजे वाटसन। बताइए स्टोर्ड प्रोग्राम का कंसेप्ट किसने दिया था? अब तो इसमें आप एलिमिनेट कर सकते हैं, और हमको जहां तक लग रहा है कि आपको जो कंफ्यूजन हो रहा होगा वो बी और डी में हो रहा होगा, लेकिन अगर इसके अलावा आपको किसी ऑप्शन में कंफ्यूजन है तो फिर दिक्कत वाली बात है। बिल गेट्स क्या है? माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन है, विंडोज के करता धरता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के करता धरता है। चार्ल्स बेबेज क्या थे? चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर। टीजे वाटसन कौन थे? टीजे वाटसन आईबीएम के सीईओ थे, मतलब अभी रिसेंट में नहीं, बहुत पहले टीजे वाटसन जो थे वो आईबीएम के सीईओ थे, तो इसका सही आंसर होगा जॉन वॉन न्यूमैन। जॉन वॉन न्यूमैन ने ही स्टोर्ड प्रोग्राम का कंसेप्ट दिया था, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट, ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, पूछा गया कि द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बिल्ट वाज द इंटेल कोर, सॉरी कोर नहीं, कोर वाज कॉल्ड, यानी कि इंटेल कोर ने जो बनाया था या फिर इंटेल कॉर्पोरेशन ने बनाया था, इंटेल कोर ही होगा या फिर बोले इंटेल कॉर्पोरेशन, वो कौन सा था? यानी कि आपको सिंपली माइक्रो प्रोसेसर का वर्जन बताना है, 4004, 8008, 8080 या फिर 8800। काफी हाई फाई वर्जन के ऑप्शन है, आप बताएंगे कि इसमें से पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन था जिसे कि इंटेल कॉर्पोरेशन ने बनाया था। कॉर्न कॉर्पोरेशन, बताइए। तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए, भूल गए हैं तो दिक्कत वाली बात है। 4004, और ये काफी बार हम बता चुके हैं अपने लेक्चर्स में, और हम फिर कहेंगे एकदम आप इस सब चीज को याद रखेंगे, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो कहा गया है द फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर, सॉरी द फर्स्ट मिनी कंप्यूटर वेयर डेवलप्ड एंड बिल्ट इन 1965 बाय, यानी जो पहला मिनी कंप्यूटर जिसको डेवलप किया गया था 1965 में, वो किसके द्वारा बनाया गया है? क्वेश्चन ये कह रहा है एचपी, इंटेल, आईबीएम, डीईसी। बताइए, डीईसी मतलब दिसंबर नहीं समझिएगा, बताइए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आईबीएम। जो आईबीएम कंपनी था उन्हीं उन्होंने ही पहली बार 1965 में पहला मिनी कंप्यूटर को बनाया था। एचपी तो पता ही है, हेवलेट पैकर्ड, इंटेल पता ही है, और डीईसी क्या होता है? डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, दिसंबर नहीं, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, और ये एक अमेरिकन कंपनी है। अब इससे ज्यादा क्या ही बताएं आपको। तो ये हो गया हमारा टॉप 25 क्वेश्चन जो कि आज के लिए था, क्योंकि क्या है कि अगर 50 क्वेश्चन हम करवा देंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा, आपको देखने में भी दिक्कत होगा, थोड़ा सा बर्डन भी आएगा। तो आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम सफिशियंट है, हम पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करा देंगे एग्जाम से पहले।
आप बस आपको लगातार जुड़े रहना है, वीडियो लेक्चर एक भी मिस नहीं करना है आपको, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो आज यही तक रहेगा, और यदि अभी तक भी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया है, तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलेंगे कल, फिर इसी तरह से 25 टॉप एमसीक्यूज के साथ। 1-2 दिन और चलेगा, उसके बाद फिर हम चैप्टर वाइज लाएंगे, जो एनसीईआरटी का था आपका, जैसे इम्बेडिंग स्कीम का हो गया, आपका इमर्जिंग ट्रेंड का हो गया, तो ये सब भी लाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।